नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है अरस्तु पार्ट 2। कल मैं अरस्तु पार्ट 1 पे वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़िए। जो इस प्रकार है: अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, राज्य की उत्पत्ति और विकास। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया गया है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसीलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। राज्य का स्वरूप और विशेषताएं। राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु को विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन को अविभाज्यता है, अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही किया जा सकता है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। आगे है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अधिक विकसित है और वह उस बात को अधिक अच्छी प्रकार से व्यक्त करता है जो समाज के भीतर छिपी रहती है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, ग्राम और राज्य के सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। परिवार और ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं, बल्कि वह सर्वोच्च समुदाय है। आगे है राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण सवयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है,
उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य के जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतया अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने से लिया जाता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप में ही की जाती है। राज्य की एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। अब है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदार दिखाती है। अरस्तु का आदर्श राज्य। अरस्तु का आदर्श राज्य कैसा था? पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के लॉज से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने आदर्श राज्य का एक सुंदर और व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा राज्य करता है जिसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसे वर्ण संस्कृति की भी आवश्यकता नहीं है। आदर्श राज्य का लक्ष्य। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य समुदायों का समुदाय है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हितों की दृष्टि में रखता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना है। अरस्तु की प्रसिद्ध उक्ति है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु प्लेटो के समान अतिवादी नहीं बल्कि अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम वर्ग का अनुसरण करने वाला था। उसके शब्दों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल देता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता के पक्ष में अरस्तु निम्न युक्तियाँ देता है। पहला है, अत्यंत धनी और बलवान व्यक्तियों का झुकाव अपराधों और अत्याचारों की ओर होता है। दूसरी ओर अत्यंत निर्धन व्यक्तियों की प्रकृति धूर्तता और तुच्छ अपराधों की ओर होती है। ये दोनों वर्ग विवेक का अनुसरण नहीं करते हैं, अतः इनकी प्रधानता वाले राज्य दोषपूर्ण होते हैं। दूसरा क्या था? मध्यम वर्ग की प्रधानता वाला नगर अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह सब प्रकार की दलबंदियों से मुक्त होता है और धनी या निर्धन वर्ग को अतिवादी होने से रोकता है। तीसरा है, धनी और निर्धन वर्ग की महत्ता का एक अन्य प्रमाण यह भी है कि प्राचीन यूनान में सोलन, लाइकगरस आदि श्रेष्ठ नियम निर्माता मध्यम वर्ग में ही उत्पन्न हुए थे। इन सब कारणों से मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाली शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के कार्य करने वाली 3 संस्थाओं का वर्णन किया है। शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने के लिए असेंबली सब नागरिक इसके सदस्य होते हैं। असेंबली में सब नागरिक इसके सदस्य होते हैं। शासन करने वाली अधिकारी जिन्हें अरस्तु मजिस्ट्रेसी का नाम देता है और न्यायालय और न्यायिक अधिकारी होता है। एक असेंबली हुआ, एक शासन करने वाले अधिकारी जिन्हें अरस्तु मजिस्ट्रेट हुआ और दूसरा न्यायालय और न्यायिक अधिकारी। ये 3
आदर्श राज्य में 3 प्रकार के पद दिए हैं। विधि की सर्वोच्चता। अब है इसका अरस्तु के विधि की सर्वोच्चता। अरस्तु के आदर्श की एक प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए लिखता है, ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए। एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का शासन केवल उन्हीं विषयों में सर्वोच्च होना चाहिए जिनमें कानून ने कोई स्पष्ट घोषणा न की हो। उसके बाद अरस्तु आरंभ से ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्यों में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति नहीं। विधियां परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्वयं नहीं बदल सकती, इसीलिए परिवर्तनशील समाजों में विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति तुलना में पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं और उन पर आवेश दोष लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति तुलना में पथभ्रष्ट नहीं हो सकते और उन पर आवेश का दोष लगाया जा सकता है। जनसंख्या के बारे में क्या बोला है? अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम। जनसंख्या अधिक होने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा और जनसंख्या कम होने पर राज्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगी। उसके बाद है नागरिकों का चरित्र। अरस्तु का विचार है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए, जिसमें उत्तरी जातियों के उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता का मूल है। आगे प्रदेश में क्या है? प्रदेश के बारे में अरस्तु के अनुसार राज्य का प्रदेश बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके और उस पर निवास करने वाली जनता स्वयं और उदारतापूर्ण जीवन बिता सके। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है, अरस्तु आदर्श राज्य के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की दिशा में महत्व पर बहुत अधिक बल देता है। उसके लिए राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की यह एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही परिवार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो। उसके बाद राज्य की स्थिति। नगर राज्य में वस्ती का स्थान इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए: सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा और सैनिक आवश्यकताएं। नगर को बनाते समय सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य का प्रदेश 2 भागों में बांटा होना चाहिए: विशेष बस्ती या नगर। इसके चारों ओर प्रदेश बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह और सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। उसके बाद राज्य में विभिन्न वर्ग। आदर्श राज्य के नागरिकों की प्रमुख आवश्यकताएं 6 हैं: भोजन, कला, कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन 6 कार्यों को करने के लिए राज्य में 6 वर्ग होने चाहिए: कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी या संपत्तिशाली, पुरोहित तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले। निर्णायक। इनमें से प्रथम 2 वर्गों को अरस्तु नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता। आर्थिक व्यवस्था में अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता है, किंतु यह मानता है कि संपत्ति का विषय वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। वह संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत करता है। पहला है भू संपत्ति वैयक्तिक हो, किंतु इसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सके। संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग सामूहिक हो।
अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है। भूमि को निजी और सामूहिक दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। आगे भी है इसमें, ये तो टॉपिक बहुत लंबा है। अगर आगे और भी है तो उसको पार्ट 3 करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। अभी तक इतना ही। आप लोग इतना नोट सब पढ़ लीजिएगा, इसका पहले का भी और ये भी, और आगे देखती हूँ। मैं एक वीडियो और कोशिश करूँगी इस पर बनाने के लिए। इसको आप लोग पढ़िए, अच्छे से देखिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।